मणिकरण जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सुमित जी, आप बताएं कैसे हैं? सब बढ़िया सर। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है वडोदरा में। तो आई होप चंडीगढ़ में आप कैसे हैं? चंडीगढ़ में बारिश तो नहीं हो रही, बट काफी प्लेजेंट है। तो यहाँ पे तो थोड़ा गर्मी भी होती है, तो भी ग्रीनरी के कारण काफी प्लेजेंट ही लगता है। राइट, 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 राइट। देखिए, हमारा जो लास्ट हमने ये वीडियो हमारा गया था इसके ऊपर कि आपने फैमिली के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे डिस्कस करनी है। तो हमारे एक बड़े अच्छे फॉलोअर हैं। मतलब 2-3 साल से उनसे बात होती है, तो उन्होंने एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मेरे से पूछा है। कहते जी, मेरी किसी पर्सन से यूट्यूब में किन्हीं से बात हुई थी, तो उनसे मैंने पूछा कि जी ये फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। तो कहते उन्होंने मेरे को सिंपल ये बात की, जी ये हमारी एक छोटी सी फी है, वो पे कर दीजिए। तो आप अपना ईमेल आईडी देंगे, तो हम आपको एक सिंगल पेजर देंगे, तो उसको आप बाइबल की तरह फॉलो करिए। उस पेज में जो लिखा है उसको फॉलो करते रहिए, वही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है। कि आपने एक बार फी कर दी जी, चलिए जी काम खत्म हो गया। तो वो कह रहे कि जी ये मेरे को बात समझ नहीं आई। मैं कह जी चलिए एक ऑन अ लाइटर नोट, ये तो 25 साल के बाद आप दोनों एक दूसरे, अगर दोनों जिंदा रहे तो आपस में बात कर लीजिए कि वो कैसा रहा। राइट। एज अ लेमैन जब मैं बात करूं, जब मेरे को पहली बार थोड़ा सा है कि भी थोड़ा सा सरप्लस मनी हुई थी, तो हम लोगों ने बहुत उस टाइम पे टीवी के ऊपर तो नहीं खैर, लेकिन ब्रोशर वगैरह देखते थे कि करोड़पति बने। आप SIP करके एक नया टूल आया है, तो इसके अंदर पैसे लगा दीजिए और कुछ होगा नहीं होगा, इतने 20-25 साल के बाद करोड़पति हो जाएंगे। एंड तो मैं या मेरे दोस्त या हम लोग काफी लोग ये सोचते थे कि ये एक हमारे पास टूल मिल गया है, इसको पकड़ लीजिए, अब जिंदगी ठीक है। ठीक है। तो काफी लोग इसी चीज को ले लेते होंगे कि एक लॉन्ग टर्म के अंदर मैंने 4 या 5 SIP चला ली हैं, तो मेरी प्लानिंग होगी, है ना। तो काफी लोग शायद ऐसे ही सोचते होंगे। देखिए, ऐसे लोग नहीं सोचते, लोगों को नहीं मालूम था। इनफैक्ट लोगों को क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचवाया जाता है। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग ना अपने आप में बहुत एक मिसयूज्ड वर्ड बन चुका है। एक इसी के नाम पे ही काफी मिस सेलिंग होती है। आपको प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आपको XYZ कुछ कैलकुलेशन करो कि बच्चों के एजुकेशन के लिए इतना जोड़ना है, आपके लिए इतना जोड़ना है, आपके डायमंड के लिए इतना जोड़ना है। तो वो मैथमेटिक्स आप सामने रख दो और इस तरह से बेचा जाता है कि ओके, एक्स सिप ले लो, वाई सिप ले लो, जेड सिप ले लो, आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। बट अल्टीमेटली यहाँ पे प्लानिंग नहीं हुई, यहाँ पे आपको सिप्स बेची गई। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अ, तो जो भी करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति वर्ड एक बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बट ये जब तक आपकी रिटायरमेंट होगी और अगर आप तब जाके करोड़पति बन रहे हो या 1 करोड़ वॉटेवर जोड़ रहे हो, तो कितना फ्रूटफुल होगा? क्या वही अमाउंट चाहिए था आपको या नहीं चाहिए था? राइट। इनफैक्ट वो भी मैथमेटिक्स में एक्सेल फॉर्मेट में या कोई कैलकुलेटर के थ्रू उनको करके दिया गया होगा। बट देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग ना कभी बिट्स एंड पीसेस में काम नहीं करती है। राइट। मैं हमेशा से बोलता हूँ, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट मेकिंग एक्सरसाइज, इट्स बिहेवियर बिल्डिंग एक्सरसाइज। वाह। अगर आपने आपकी प्लानिंग ने, आपके स्ट्रक्चर ने आपको पीस में नहीं डाला, आपको एक चीजों को एंजॉय करना नहीं, क्योंकि पैसा सेविंग करना अलग चीज है, पैसे को एंजॉय करना भी इंपॉर्टेंट है। आपने अपना राइट। पैसा एंजॉय नहीं किया तो आपके पैसे का मतलब क्या हुआ? सेविंग जी। करते जाएंगे तो बस उसी में फिर अपनी पर्सनल लाइफ के साथ क्रिप करता रहता है इंसान की, मेरे पास तो बचता कुछ नहीं है, बचा कुछ नहीं है, मैंने वहां सेविंग कर दी, वहां सेविंग कर दी। वो भी गलत है। वहां खर्चा कर दिया, वहां खर्चा कर दिया, वो भी गलत है। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके सिखाना, वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग का रोल है। ट्रू। जहाँ पे आप लाइफ जर्नी आपकी शुरू होती है जब आप चीजों को समझते हैं कि ओके, मुझे 1 साल के बाद ये करना है, 2 साल के बाद ये करना है, 5 साल के बाद गाड़ी बदलनी है, हर साल वेकेशन पे जाना है, 10 सालों के बाद बच्चों का एजुकेशन शुरू होगी, 15 सालों के बाद उनकी शादी होगी, 20 सालों के बाद रिटायरमेंट आएगी। तो लाइफ जर्नी है। तो जी। लाइफ जर्नी के बीच में बहुत सारे इंस्टेंसेस आएंगे। आपकी इनकम चेंज होगी, आपके एक्सपेंसेस चेंज होंगे, आपके गोल्स चेंज होंगे, आपके और रिक्वायरमेंट्स आएंगे, सडनली हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पूरे के पूरे लाइफ को एक होलिस्टिकली देखना, उसके अंदर सिनेरियोज डिफाइन करना, उसके अंदर व्हाट इफ सिनेरियोज लगाना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स चेंज हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फंड मैनेजर राइट। चेंज हो गया, जो हमने सोचा था कोई डिफॉल्ट कर गया। तो 100 तरह की चीजें होती हैं, तो सबको रिव्यू करते हुए भी चलना पड़ता है। आपने एक बार चीजें कर दी और वही चलती रहेगी, दैट इज नॉट द राइट वे। तो ये जो राइट। लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नॉर्मली एक एडवाइजर का पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का कुछ और होता है और इन्वेस्टर उसको किसी और ढंग से समझता है। जी। या
बताया किस तरह से जाता है, ये लॉन्ग टर्म एक बेचने का टूल है। तो वो मुझसे बहुत बार पूछते हैं मेरे इन्वेस्टर्स और मेरे ब्लॉग रीडर्स के हमने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। बट मेरा फिर अगला क्वेश्चन होता है कि अगर तो आपको 5 साल के बाद पैसा चाहिए तो दैट मीन्स वो गोल आ गया। अगर गोल आ गया तो गोल से आपको 2-3 साल पहले इक्विटी से निकल जाना है। तो अगर निकल जाना है तो आपके पास तो बचे ही 2 साल। बचे ही 2 साल। अब तो हाँ, 2 साल इज नॉट अ लॉन्ग टर्म। राइट अगर आपको 15 साल चाहिए तो हाँ, तो सिंपल वे में लॉन्ग टर्म वो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। राइट राइट। अगर जो दिख रहा है वहां तो हमें सेफ रखना है पैसा, पर जो दूर तक दिखाई नहीं दे रहा तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं। जब जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे हमें दिखना शुरू हो जाएगा, वी शुड बी मोर कॉशियस, और हम धीरे धीरे करके एसेट एलोकेशन को थोड़ा सा कम रिस्की करें। तो एक जैसे एक नॉर्मल पुराने जमाने में क्या होता था, लोगों को लगता है कि नौकरी सरकारी ही होती है, तो एक 58 की एज में लोग रिटायर हो जाते हैं, तो एक गोल होता था। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरे को शायद 45 या 50 साल की उम्र में रिटायर होना है, यू नो। मतलब एक जैसे कहते हैं जमाने के साथ नए नए गोल्स, या कई लोग क्या होते हैं कि जिसको शायद गाड़ी की जरूरत भी नहीं थी, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जैसे किसी ने गाड़ी ले ली, तो ऐसे कई लोग इस चीज के ऊपर भी सोचते नहीं है कि भी एक्चुअल में हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल है वो है क्या, हर एक के लिए परिभाषा अलग अलग हो जाती है। तो एज अगर मैं बहुत ब्रीफ कहेंगे कि अगर आप 2-3 मिनट में बताएंगे कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। वो तो एक लॉन्ग टर्म SIP, एक तो अगले ने आइटम अपनी ये बेच दी, उसके बाद निकल गया और प्रॉमिस भी कर दिया जी आप करोड़पति बन जाएंगे। तो अगर हम ऑन अ सीरियस नोट एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हम बोलेंगे किस चीज को, एक्चुअल में ये है क्या चीज? देखो, पहली बात तो फाइनेंशियल प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हम हर फैमिली अपने लेवल पे एक प्लानिंग करती है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो इसको अलग अलग तरीके से देख के करती है। अगर किसी को घर में गाड़ी खरीदनी है, आपने गाड़ी की एग्जांपल दी, तो वो देखता जरूर है, वो बैंक में जाता है, पूछता है कि हाँ भी मैं कितना लोन ले सकता हूँ, वो गाड़ी वाले के पास जाता है, कितने की गाड़ी है, गाड़ी पसंद करता है, वहां पर उसको ऑप्शन आते हैं, वो अपना कैश फ्लो देखता है कि अच्छा कितनी EMI दे सकता हूँ मैं, और उस हिसाब से उसके और खर्चों पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो उन्होंने अपने लेवल पे एक प्लानिंग की। सेम में जब बच्चों की हायर एजुकेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं कोई LIC में सेव कर रहा है, कोई PPF में सेव कर रहा है, कोई उसके लिए NSC ले रहा है, फिक्स डिपॉजिट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज चल रही है, हम उस पर्टिकुलर गोल के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। राइट। तो जब इस चीज को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में ले आते हो, जब हम एक प्रोफेशनल चीजों को प्रोफेशनल तरीके से इस चीज को देखते हैं, तो हम हर गोल को अलग अलग नहीं देखते, हम टोटल फाइनेंशियल लाइफ को देखते हैं। तो आप शीट निकालिए, उस पर लिखिए कि आपके कौन कौन से टाइम में कितने सर्टेन गोल है जो आने ही आने हैं। जैसे बच्चों का एजुकेशन है, वो तो एक सर्टेन एज पे आ ही जानी है। अगर आप जॉब करते हो, आपने सरकारी जॉब की बात की, नॉर्मली सरकारी जॉब वालों जो 2004 से पहले रिटायर हुए हैं उनको तो पेंशन आती थी, पर 2004 वालों के बाद उनको पेंशन भी नहीं आती, उनको न्यू पेंशन स्कीम के अंदर पैसा अपना सेव करना पड़ता है। तो हो सकता है कि वो उतना ना सेव कर पाए जितना उनको जरूरत हो। तो यहाँ पे आपको अपने खर्चों के हिसाब से देखना पड़ता है कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है और मुझे कहाँ तक पहुंचना है। राइट, आपके ये रिटायरमेंट भी एक सर्टेन एज पे आ जाएगी। वेकेशन आपकी फ्लेक्सिबल है, गाड़ी लेना फ्लेक्सिबल है, घर लेना फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो पहले तो अपना गोल डिसाइड, अपने तरीके से गोल्स को डिसाइड कीजिए। नॉर्मली क्या होता है कि लोग गोल्स जो हैं वो आसपास देख के डिसाइड करते हैं। ओके, मेरे ब्रदर इन लॉ के बेटे ने यहाँ एडमिशन ली, मुझे भी वहां एडमिशन चाहिए। तो मेरा दोस्त हिमाचल घूमने गया है या यूरोप घूमने गया है, तो मुझे भी वहां घूमने जाना है। तो हम आसपास देख के जब चीजों को गोल्स डिसाइड करते हैं ना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसका इनकम और फैमिली प्रोफाइल क्या था और हमारा इनकम और फैमिली प्रोफाइल क्या है, तो वहां वहां पे दिक्कत आती है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको हॉलिस्टिकली चीजों को देख के स्टेप बाय स्टेप अब देखिए आपकी चीजें में कहाँ कहाँ पे लाइफ में चेंजेस आएंगी, कहाँ कहाँ पे आपकी इनकम बढ़ेगी, कैसे कैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कौन कौन से गोल्स आपके कैसे कैसे आ रहे हैं। तो वो जब पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने होगा, फिर आप देखोगे कि मेरे पास इन्वेस्टेबल सरप्लस कितना बचा है और मुझे किस गोल के लिए कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे कब कब कहाँ उसको एग्जिट करना है। उसके बीच में आपकी इंश्योरेंस प्लानिंग भी आएगी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। उसके बीच में आपकी टैक्स प्लानिंग भी आएगी, या टैक्सेशन कोशिश की जाती है कि टैक्सेशन भी कम से कम आए। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ टैक्स के चक्कर में फाइनेंशियल प्लानिंग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट पहले फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए और टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, रादर देन आप टैक्स के चक्कर में फाइनेंशियल प्लानिंग को कॉम्प्रोमाइज कर जाओ।
जी। यहाँ पे फिर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग आती है, यहाँ पे आप एक एंड में एस्टेट प्लानिंग भी आती है, क्योंकि एक्यूमुलेशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को ध्यान में रखा जाता है। आप किस जी। स्टेज पे हो दैट डिपेंड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ओके। भी आता है कि आपने सेविंग तो कर दी और आपकी एज भी है, या आप सिक्योर इंश्योर करना चाहते हो कि फैमिली को उसी तरह से पैसा मिला जिस तरह से आपने सोचा था। जी। जैसे जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए, सेम वे में आपको विल लिखनी चाहिए। आपको, राइट। आप सोचो तो ट्रस्ट बना सकते हो, आप नॉमिनेशन ढंग से बनाओ चीजों को। तो ये सारा का सारा जब स्ट्रक्चर एक बनता है, जब एक पूरा प्रोसेस तैयार होता है और उस प्रोसेस को टाइमली रिव्यू भी किया जाता है क्योंकि चेंजेस हो रही हैं, उसको मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोलूंगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बोलूंगा। सिप बिल्कुल सिप ठीक है। बना देना, मैथमेटिक्स करके यहाँ सेविंग कर दो, वहां सेविंग कर दो। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मेकिंग इज जस्ट 5% पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। राइट। राइट। बिहेवियर मैनेजमेंट बहुत लंबी टाइम तक चलता है, जो आप जब तक क्लाइंट के साथ रहते हो आप बीच में टेम करते रहते हो, बट टाइम बाय टाइम इंफॉर्मेशन ऐसी है कि वो बिहेवियर भी चेंज होता रहता है। तो इन्वेस्टर्स आर वेरी प्रोन टू मेक मैनी मिस्टेक्स। जी। तो ये तो एक वैसे बहुत फिर क्लियर कट बात होगी कि जो एक बहुत हम सिंगल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि एक इंसान का एक लॉन्ग टर्म गोल है और लाइफ के जो अलग अलग माइलस्टोन्स हैं जो गारंटीड हैं वो उनके शायद मिड टर्म गोल्स के अंदर आ जाते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म का गोल होंगे। तो ये तो फिर वो बात होगी कि भाई जितने इंसान हैं जितने पर्सन हैं सभी का ये गोल काफी हद तक एक दूसरे से अलग ही होगा कि जैसा ह्यूमन नेचर है, यू नो। तो यहाँ पर एक जब दो लोगों के दो अलग अलग फैमिलीज हैं उनके गोल में अगर डिफरेंस आ गए तो कई बार ये भी पार्ट हो सकता है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, उनके भी व्यू यहाँ पर अलग अलग हों। जैसे हस्बैंड बोल रहा है कि मेरे को तो मैं सोच रहा हूँ कि ये किसी ने बताया कि जी म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं या किसी ने बताया कि ये रियल एस्टेट में डालते हैं। तो जैसे मतलब इन्वेस्टमेंट व्यू से जैसा उसने सुना अपने ऑफिस से या कहीं से तो वो उसके हिसाब से शायद बायस्ड होके कि वहां पे प्लानिंग कर रहे हैं। और भाई बोल रहे हैं कि नहीं कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, मेरे तो सिर पे छत होनी चाहिए और मेरे को अभी घर बनाना है, यू नो। तो इस टाइप की जो बहुत ही कॉमन, मैं इसको प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ चैलेंज कि क्योंकि दो इंडिविजुअल हैं एक घर के अंदर, दोनों की सोच नेचुरली अलग अलग हो सकती है, वेरी नॉर्मल आल्सो। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे रोल अपना प्ले कर सकती है? दोनों को साथ बैठना पड़ेगा। देखिए, फैमिली में एक एक्स इनकम आ रही है, जी। अनलिमिटेड इनकम नहीं आ रही है, एक्सपेंसेस भी कॉमन है, तो हमने उसी उसी पैसे को ही एलोकेट करना है ना डिफरेंट गोल्स के अंदर। जी। तो हाँ, हस्बैंड भी अपने पॉइंट पे ठीक है, वाइफ भी अपने पॉइंट पे ठीक है, बट चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ये उनको समझना पड़ेगा कि ये जो हमने गोल्स डिसाइड किए हैं, जैसे मैंने कहा, लिस्ट डाउन योर गोल्स और देखो उसमें प्रायोरिटीज कौन से सेट हैं, कौन से सर्टेन गोल्स हैं, कौन से फ्लेक्सिबल गोल्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नॉट इंपॉर्टेंट हैं, कौन से राइट। अर्जेंट हैं, कौन से कैन बी पोस्टपोन्ड है। हम्म। तो उन चीजों को देखते हुए जो प्रायोरिटीज हैं और अर्जेंट गोल्स हैं और इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उन पर पहले पैसा एलोकेट होगा। एंड में जो बच जाता है उसको आप फ्लेक्सिबल गोल्स की तरह ले सकते हो। जैसे घर लेना एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इमोशनल गोल है लोगों के लिए। मैं इसको जी। इमोशनल इसलिए बोलूंगा क्योंकि कई बार आपके सर पे छत तो डेफिनेटली है, चाहे वो रेंटल फॉर्म में है, बट आपके सर पे छत ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही घर से बाहर निकाल दिए गए हो। तो दैट मीन्स आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है डिसाइड करने की कि आपको कब घर लेना है, कब घर अपना राइट। लेना चाहिए। बिकॉज बाइंग ए हाउस इज ए वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी। क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा, आजकल के रियल एस्टेट मार्केट की कॉस्ट को देखते हुए बहुत ज्यादा पैसा वो आपका एब्जॉर्ब कर सकता है। ट्रू। अब वो पैसा एब्जॉर्ब अगर रियल एस्टेट में हो गया, आपके घर में हो गया, तो कौन से गोल्स हैं जिनसे आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे। हम्म। तो यहाँ पे समझना है, क्योंकि बहुत लोग ये वैकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, अपने लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और बड़े बड़े गोल्स को टारगेट करने की बात करते हैं विदाउट, जहाँ पे उनकी इनकम सपोर्ट नहीं कर रही है उनको। अगर अगर मैं बोलूं कि आपके ठीक है आपको घर लेना है तो अपने एक्सपेंसेस कम करो, बट एक्सपेंसेस कम नहीं होते तो पैसा सरप्लस निकलेगा कहाँ से? हम्म। राइट। आप आपने ईएमआई बांध लेनी है, एसआईपी को तो या सेविंग्स को तो आप कभी भी बंद कर सकते हो, ईएमआई को बंद नहीं कर सकते। और सही। ईएमआई आप एक भी बाउंस होती है उसके बड़ा अलग इम्पैक्ट होता है, क्रेडिट स्कोर भी आपका हिट करता है कि आगे आपको कभी बच्चों के लिए एजुकेशन लोन में गारंटी डालनी पड़ गई, आपको आगे जाकर कोई और चीज करनी पड़ेगी, तो वहां पे आप फंस जाते हो। ट्रू। तो ऐसे बिहेवियर में लोग और फंसेंगे जब आप बिना कोई सोचे समझे कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, बिना कोई गोल्स को प्रायोरिटाइज किए हुए चीजें करते हैं
और अपने लाइफस्टाइल से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो फिर वहां जाके फिर जो लेंडर्स हैं उनके पास और बड़े तरीके हैं कि ठीक है आप हॉलिडे के लिए लोन ले लो, आप हर एक कंज्यूमर जो भी आइटम आप घर में परचेज करते हो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सबके लिए लोन ले लो, जीरो नो कॉस्ट ईएमआई पे लोन आता रहता है, इंसान सोचता है क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लूं उसमें, तो धीरे धीरे वो डेट ट्रैप में फंसना शुरू हो जाता है। राइट। तो ये कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं करता कि वो डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है या गलती हो गई है, जब तक चीजें बहुत ना बिगड़ जाएं। तो इनिशियल स्टेज पे ही चीजों को अगर संभाल लिया जाए तो वो बिगड़ने से बच जाएंगी, बट इसको बिना किसी सिर पैर के चलने दो तो फिर लक है आपका किस टाइम पे आप बचते हो और किस टाइम पे आप मरते हो। ये मेरे से कई लोग ना कई बार प्रश्न पूछते हैं कि जी मैं बताइए काफी ये भी करना चाहता हूँ वो भी करना चाहता हूँ, मतलब नथिंग रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस। तो कई लोगों को होता है कि मैं पार्ट टाइम कुछ साथ में काम कर लेता हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, हमारे इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि प्रैक्टिकली पार्ट टाइम नाम की कोई चीज़ होती नहीं है ना। आपको अगर किसी चीज़ के अंदर सक्सेस लेनी है तो आपको फुल टाइम डिवोशन, टाइम की भी डिवोशन चाहिए, आपको फोकस भी जाना चाहिए, कमिटमेंट भी जानी चाहिए। और एटलीस्ट जो आप करने लगे हो, एटलीस्ट उस काम के अंदर, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आप साथ में कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे ब्रोकर बन रहे हैं, एनीथिंग जो आपको फिजिबल लग रहा है ना, तो उस काम की एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो काफी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल लेवल के ऊपर, मैंने बहुत सारे लोगों को एक फॉल्स ऑप्टिमिज्म के अंदर जीते देखा है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके हिसाब से उनको ऐसे मन में उनका लालच जाग जाता है, कि मैं शायद ये कर सकता हूँ, तो काफी लोग नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू कर लेते हैं, और बाद में जाके फंस जाते हैं। और काफी लोग सोचते हैं कि नहीं, तो यानी जिसे कहते हैं दूसरे दूर से वो लड्डू बड़ा, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है कि नहीं, सामने वाले के पास ज्यादा इनकम है, मेरे काम में प्रॉब्लम है। तो इस टाइप के जो लोग बैड डिसीजन ले लेते हैं, तो एज फाइनेंशियल प्लानिंग की जब बात करें तो वहां पे फाइनेंशियल प्लानर का भी एक रोल आ जाता है कि जब मैं एक, जैसे कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, तो मेरे को अगर लाइफ में कोई चीज अचीव करनी है, चाहे मेरे कोई लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या मैं किसी प्रोफेशन में सक्सेस लेना चाहता हूँ, राइट, तो हर एक चीज के लिए कोई ना कोई गाइड मेंटोर तो चाहिए ही चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानर का इस फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कितना बड़ा रोल आ जाता है बेसिकली? देखिए रोल तो डेफिनेटली जहाँ पे फाइनेंसेस है वहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। तो जी। आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस भी तो पैसे मांगेगा। ऐसा राइट। थोड़ी है कि मैंने बिजनेस शुरू किया और मुझे आते ही प्रॉफिट प्रॉफिट में आ गया और मेरे पास कोई पैसों की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई मेरे पास। राइट। तो आप चाहे लोन लोगे, चाहे आप अपने कैपिटल यूज करोगे, चाहे अपनी सेविंग से निकालने की बात करोगे, तो हर चीज में एक फाइनेंशियल डिसीजन है और जहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन है वहां पे प्लानिंग है। तो जहाँ पे फाइनेंसिस है वहां पे प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो जी। आपने जो पहली बात तो ये जो बिजनेस शुरू किया वो हैफेजर्डली शुरू किया है, सोची समझी एक स्ट्रेटेजी के अंदर शुरू किया था? क्या ये आपका एक पर्सनल फाइनेंस गोल था जब आपने 10 साल पहले, 15 साल पहले जब सेविंग शुरू की थी? क्या इसको गोल लेके चले थे या ये सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको शुरू करना पड़ गया है? तो अब आप इसको अपनी कैपिटल से यूज करना चाहेंगे या अपने लोन से शुरू करना चाहेंगे? कितनी देर का इमरजेंसी फंड है आपके पास? क्योंकि नॉर्मली बिजनेस के अंदर है कि आप बिजनेस और पर्सनल फाइनेंसेस को मिक्स करके चलोगे। अब आपको बिजनेस में रिक्वायरमेंट हुई जो इनिशियल स्टेज पे डेफिनेटली पैसे मांगेगा, फिर आप पर्सनल सेविंग्स को विड्रॉ करने की बात करोगे, और जहां पे बिजनेस ने अच्छा काम करना शुरू किया, रादर देन फंडिंग बिजनेस गोल्स, आप उसको पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ लेके जाना चाहोगे। तो दोनों राइट। दोनों मिक्स मैच होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए प्लानिंग तो स्टार्टिंग से ही चलनी चाहिए कि अब आपको कितना, क्या खर्चे हैं आपके बिजनेस में, क्या होंगे, उस हिसाब से आप एक साल, 1.5 साल, 2 साल का एक इमरजेंसी फंड बनाइए पहले, ताकि वो जी। लिक्विडिटी मेंटेन रहे, ताकि आप पर्सनल पर्सनल सेविंग्स की तरफ मत देखें जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े। आपके बिजनेस में रिस्क कौन कौन से हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या इसको इंश्योरेंसेस के थ्रू कवर अप कर सकते हैं या कोई और तरीके हैं चीजें देखने के? जी। आपका बिजनेस किस तरह से कैपिटल डिमांड कर रहा है? क्या हम अपना पैसा डालें या लोन लेके भी चला सकते हैं? जी। कितना, तो काफी चीजों में पर्सनल फाइनेंस की तरफ से चीजें या फाइनेंशियल प्लानर जो है वो गाइड कर सकता है। पर धीरे धीरे जब बिजनेस शुरू हो जाता है आता है और उसमें अकाउंटिंग पार्ट और वो सारे मैनेजमेंट पार्ट आता है, तो डेफिनेटली दूसरे प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीन में आते हैं, लॉयर सीन में आते हैं, जहाँ पे वो हेल्प करेंगे। हर हर प्रोफेशनल का एक अपना रोल है।
इनिशियल स्टेज में पुशअप देने के लिए, आपको पर्सनल फाइनेंस से बिजनेस की तरफ लेके जाने के लिए एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर हेल्प कर सकता है। बट वंस यू एंटर्ड इनटू अ बिजनेस और वो एक स्मूथ रनिंग पे आ गया या उसको एक सिस्टम की जरूरत है, वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीन में आए। तो हमारे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी रेंज अराउंड 30 to 40 के बीच में है। काफी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, कईयों का अपना खुद का काम है। तो एक मैं अगर उनको एज ए बेंचमार्क लेके चलूं कि एक 35 साल का पर्सन है, वो 60 साल तक के उसके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो अगर 25 ईयर्स की एक पर्सन की फाइनेंशियल प्लानिंग की एक लाइफ है, मतलब प्रोमिनेंटली बहुत ज्यादा जो ध्यान रखने की बात है, तो इसके अंदर एक कहीं ना कहीं जब हम किसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, जैसे हम लोग सेल्स में जब हम लोगों ने अपना काम करियर शुरू किया था, तो आई वाज फॉर्चुनेट टू वर्क इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमारे रिव्यूज होते रेगुलर। तो हमें सारे मैनेजमेंट के टूल्स सिखाए गए थे कि नहीं, आपको अगर काम भी करना है तो उसको क्वालिटी और क्वांटिटी को बीच में यूजिंग सम डेटा आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेचुरली क्योंकि आप काम कर रहे हो, तो जब तक रिव्यू नहीं करोगे तो आपको उसकी कोई गारंटी नहीं, आप सही रास्ते पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो। तो इसी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो इसके अंदर रिव्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है और मिनिमम कितने टाइम के बाद एक इंसान को, एक प्रोफेशनल को हायर करके या किसी भी तरीके से रिव्यू करना जरूरी है बेसिकली। रिव्यू की जरूरत बहुत है बिकॉज सर्कमस्टांसेस हमेशा सेम नहीं रहते हैं। आपके जो जितने भी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है ना इस चीजों में। आप भी अपने आप में फैक्टर हो, आपकी फैमिली एक फैक्टर है, आपके इनकम फैक्टर है, आपके एक्सपेंसेस फैक्टर हैं, इनकम के भी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है वो फैक्टर्स हैं, टैक्सेशन फैक्टर है, सेविंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स फैक्टर है, ग्लोबल इकोनॉमी फैक्टर है। तो बहुत सारी चीजें आपस में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हैं और इतनी इंटरलिंक्ड हैं, इतना इम्पैक्टफुल हैं सारी चीजें एक दूसरे को जो इम्पैक्ट करती हैं। तो रिव्यू तो बहुत ही जरूरी है। और बट रिव्यू ऐसा भी नहीं है कि हम प्लान बना के अगले दिन से रिव्यू शुरू कर दें, हम सही थे नहीं थे। चीजों को टाइम भी देना पड़ता है कि हमने जो सोच समझ के आप ने जो स्टार्टिंग में डिसाइड किया था, वो उसको कितना टाइम दिया कि वो आपकी उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उसने रिजल्ट दिए। जी। तो अब आप जैसे इन्वेस्टमेंट रिव्यू की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट रिव्यू को कम से कम 2 क्वार्टर्स तो देने चाहिए आपकी मिनिमम, क्योंकि प्रोवाइडेड आपने स्टार्टिंग में जैसे आपने हमने एक वीडियो किया था राइट टाइम टू एग्जिट इन्वेस्टमेंट, तो सेम में आपको स्टार्टिंग में डिसाइड करना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं और किस में कर रहे हैं। तो वो जो रीजंस आपने उस टाइम पे डिसाइड किए थे, उन्हीं रीजंस के बेस पे आप रिव्यू करोगे। अगर वो रीजन सही थे तो वही रीजन एप्लीकेबल आज होंगे। अगर वो रीजंस गलत थे, आप हर बार हर रिव्यू में डिफरेंट रीजन नहीं दे सकते कि मैंने तब तो ये सोचा था, अब मैं ये करूंगा, फिर अब ये सोचा है अगली बार ये करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट रिव्यू कम से कम 2 क्वार्टर का टाइम मिलना चाहिए और फाइनेंशियल प्लान को कम से कम 1 साल के बाद रिव्यू करना चाहिए। एवरी ईयर यू हैव टू रिव्यू फाइनेंशियल प्लान, क्योंकि जनरली इनकम में जो चेंज आता है वो साल के बाद आता है। 1 साल का टाइम तो देना चाहिए अपने एक्सपेंसेस को देखने के लिए कि हाँ, जो नॉर्मल वे में इन्फ्लेशन को बोला जाता है कि 7% की इन्फ्लेशन है, क्या सच में वो आपके पर्सनल फाइनेंस में अप्लाई हुई कि नहीं हुई, आपने एक्सपेंसेस कैसे ट्रैक किए, फिर रिजल्ट्स क्या निकले। आपकी टैक्स प्लानिंग भी हर साल बजट में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो दैट वे आप चेंज करोगे। हर साल आपका एम्प्लॉयर आपसे अप्रैल में टैक्स के प्रूफ मांगता है, तो दैट में मेक अ पॉइंट कि अब आपको देखना चाहिए कि आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या बोलता है। तो बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं अपने हिंदुस्तान में, जब आप दिवाली पे बोला जाता है लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए हम फाइनेंसिस की बात करते हैं कि हमें तरक्की दो, पैसे दो, तो व्हाई नॉट दैट कुड बी द टाइम टू रिव्यू योर फाइनेंसिस। तो एक जो भी आपको लगता हो कि हाँ, ये साल के बीच में ये वाला दिन है या इस टाइम पे मैंने एवरी ईयर इंटरवल पे एक चीज रिव्यू करनी है, तो करो। अपने पास तो नए साल भी बहुत हैं, न्यू ईयर भी आता है, लोहड़ी भी आती है, बैसाखी भी आती है, मार्च फाइनेंशियल ईयर भी आता है, सो मेनी न्यू ईयर। बहुत लोग दिवाली को भी नया साल मानते हैं। सो यू फिक्स अपॉन योर टाइम और रिव्यू योर फाइनेंशियल प्लान। बिल्कुल, वही हम किसी रास्ते के ऊपर जा रहे हैं तो नेचुरली कुछ टाइम के बाद जैसे हम गाड़ी को भी चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आगे आगे जाके सही रास्ते पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे तो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंसान सारी जिंदगी मैक्सिमम डिवाइन, मतलब काफी जो मैक्सिमम पर्सन जो काम कर रहे हैं उनका मेन फोकस होता है पैसे के ऊपर। तो पैसे के ऊपर तो इतनी मेहनत कर ली, लेकिन जिस रास्ते के ऊपर जिस तरीके से उसको लगाना है, जिस तरीके से चाहे उसको रिव्यू करना है, उन चीजों को प्रायोरिटी नहीं देती। आई सीन मैनी मैनी इंस्टेंसेस कि ये जो पिछले 2 महीने के अंदर
रफली हमारे जो 80% जो डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने कईयों ने हमसे पॉलिसी ली हुई है, हमने उनको किसी ना किसी तरीके से कोशिश की है कि वी गॉट इन टच विद देम एंड वी ट्राई टू रिव्यू, बिकॉज I've seen many cases people are under lot of stress, you know. वही जैसे हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो के अंदर कि जिसकी काफी केसेस में ऐसे हुआ है, आईटी सेक्टर के अंदर 30% सैलरी लॉस हुए हैं, यू नो. तो वहां पे उन्होंने अपनी जब फैमिली के साथ डिस्क्लोज है, इट इज अ मैटर ऑफ स्ट्रेस, यू नो. छोटी छोटी बात नहीं है तो. और आपका ऐसा नहीं है एक महीने के लिए 30% सैलरी कमा रही है, पैसे का नुकसान हुआ, आपका सारा कैश फ्लो बिगड़ गया, तो कहीं ना कहीं आपने जो घर में आपका जो जैसे आपने टाइम स्पेंड करना है, जो जन्मदिन बनाने हैं, सारी चीजें वो चेंज होगी. तो रिव्यू के साथ साथ जो हम एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आते हैं कि जैसे किसी पर्सन के पास इमीडिएटली काफी लोग जैसे इक्विटी के ऊपर लेके चलते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर एकदम, अभी जैसे कोरोना का एक सिनेरियो आ गया, तो इस केस के अंदर जैसे बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, कैश फ्लो टाइट हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स बेसिकली इफेक्ट हुए हैं, स्टॉक मार्केट टोटली रही है. तो क्या इन दोनों में आप ऑल ऑफ अ सडन अपने सारे क्लाइंट्स का थोड़ा हट के उनको रिव्यू कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि मे बी इट वाज नॉट प्लान? एक्सट्रीम सिचुएशंस में करना पड़ता है, बट वो एक्सट्रीम सिचुएशंस जनरली बहुत कम आते हैं. सडनली आपके सामने आ गई एक इन्वेस्टर जो एक प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा, उसके लिए हर एक मार्केट इवेंट एक्सट्रीम सिचुएशन बन जाती है. बट ये कोरोना डेफिनेटली एक्सट्रीम सिचुएशन हुई थी, जिसमें हमें देखना पड़ा कि बहुत लोगों की जॉब्स कॉम्प्रोमाइज हुई, बहुत लोगों के बिजनेसेस स्लो डाउन हुए, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट्स को ईएमआईज पे, जैसे गवर्नमेंट ने मॉरेटोरियम दिया था 3 महीने का, उसके बाद एक्सटेंड किया, तो गवर्नमेंट को भी दिख रहा है ये चीज कि एक वंस इन ए सेंचुरी इवेंट आ गया, हमारे लिए वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट हो सकता है ये वाला. तो रिव्यू तो डेफिनेटली अभी भी किया. और वैसे भी आप रिव्यू को देखिए, आप जब जॉब में होते हो तो आपका अप्रेजल जो होना है हर साल का, वो भी तो रिव्यू के बेस पे होगा. आपका पिछला पूरा साल रिव्यू होता है कि आपने परफॉर्मेंस किस तरह से दी, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, उसके बेस पे आप डिसाइड होती है आपको सैलरी की ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी. आपका डॉक्टर आपके हेल्थ को हर बार हर विजिट में रिव्यू करवाना चाहता है. 3 साल बाद वो बोलते हैं कि हर 5-6 महीने के बाद अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, हेल्थ चेक कराइए, तो वो भी एक तरह का रिव्यू है. गवर्नमेंट भी हर साल बजट प्रेजेंट करती है, तो बजट से पहले पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन रिव्यू होती है, उसी के बेस पे वो बजट डिसाइड करती है. राइट, हर एक इंस्टांसेस ऑलरेडी डिफाइंड हैं, चीजें हैं हमारी लाइफ में. और जब हम कॉर्पोरेट लेवल पे जब प्रेशराइज होकर चीजें करते हैं, वो तो हम बोलते हैं मजबूरी है क्योंकि हमें सैलरी बढ़ानी है. राइट, बट यहाँ पे जब पर्सनल लाइफ, जब पावर आपके हाथ में है, तो वहां पे हम इसको इग्नोर कर देते हैं. स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग क्या है? रिव्यू ही तो है. उन्होंने भी एक इंटरवल डिफाइन किया हुआ है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपके बच्चे का रिव्यू होगा. आप देखते हैं बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, उसके बेस पे क्या एक्शन लेने हैं, घर में क्या एक्शन लेने हैं, टीचर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिलजुल के क्या एक्शन लेने हैं. सेम वे में एडवाइजर से क्या एक्सपेक्टेशन है, एडवाइजर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, हम दोनों की फाइनेंसिस से क्या एक्सपेक्टेशन है, इन्वेस्टमेंट मार्केट किस तरह चल रही है. दैट मेक्स ए पॉइंट टू रिव्यू. सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, खुद समझिए और आगे चलिए, बट रिव्यू होना चाहिए. बिल्कुल नहीं, मेरे को इसमें से एक बड़ी अच्छी चीज सीखने को मिली कि जैसे आज की डेट में हर एक इंसान, मतलब ऑलमोस्ट एवरीबॉडी एनीवेयर इन वर्ल्ड, वो दिन में एक बार तो देख रहा है कि कोरोना के केसेस कितने हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में या जिस शहर में वो रह रहा है. सेकेंडली उसको ये भी चिंता है कि इस टाइम पे स्टॉक मार्केट कहाँ पे चल रही है. बट आई रियली लव दिस कंसेप्ट कि अगर ओवरऑल यानी आपका जो इतने सारे जिन लोगों को आप सर्विसेज ऑफर करते हैं, उनमें से अगर माइनॉरिटी ने आपको अप्रोच किया है या आपने उनको कांटेक्ट किया, एक्सट्रीम सिचुएशन जैसे आपने वर्ड यूज किया, तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी, तो कहीं ना कहीं उनको, या अगर फाइनेंशियल प्लानिंग जो एक पूरा पूरा ये कंसेप्ट है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उनको जो उनका पीस ऑफ माइंड है वो ऑल्टर नहीं हुआ. हालांकि इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम अगर इस टाइप के सिनेरियो है, आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट. तो आई थिंक यहाँ पे आपके जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आपको अप्रोच किया और आपने जिनको एडवाइस किया, आप मेरे ख्याल दोनों के दोनों इस चीज के लिए बधाई के पात्र हैं कि जी आप इन अ मैनर जो आप लोग इतने डिसिप्लिन से एक चीज को फॉलो कर रहे हैं और उसमें उनके मन की शांति इस टाइम के अंदर डिस्टर्ब नहीं हुई, और जहां पर मेजोरिटी का 99% आज की डेट में डिस्टर्ब दुनिया हुई हुई है. I think it's a very big achievement that way. ये सही बोल रहे हैं आप. इसलिए यही फायदा होता है किसी भी प्रोसेस में, जहाँ पे प्रोसेस जब आप फॉलो करते हो ना, तो आप अपना दिमाग कम लगाते हो. आपने दिमाग लगाया था स्टार्टिंग में, फिर आपने प्रोसेस फॉलो किया, फिर आप रिव्यू पे दिमाग लगाओगे, फिर आप प्रोसेस फॉलो करोगे.
फिर से रिव्यू करोगे, फिर प्रोसेस फॉलो करोगे। आप हर बार, ये कोई मोबाइल ऐप थोड़ी है कि अच्छा मैं 1 घंटे पहले मार्केट ये थी, आधे घंटे बाद मार्केट ये हो गई, वो इट्स नॉट स्टॉक मार्केट, इट्स योर पर्सनल लाइफ। और पर्सनल लाइफ और स्टॉक मार्केट अलग अलग है, लोगों को समझना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स आपकी लाइफ को सपोर्ट करेंगे, वो लाइफ है नहीं। तो आपकी लाइफ में पीस आपको लेके आना पड़ेगा। अगर अगर कोई चीज आपकी पीस ऑफ माइंड के साथ खेल रही है, तो आई गेस वो इन्वेस्टमेंट या वो प्रोडक्ट आपके लिए है ही नहीं। तो वेरी गुड। अगर ये फाइनेंशियल प्लान या कोई भी प्रोडक्ट, इन्वेस्ट एसआईपी या म्यूचुअल फंड या पीपीएफ, जो भी प्रोडक्ट अगर आपको बॉदर कर रहा है, तो दैट इज द पॉइंट कि जब समझने की जरूरत है कि अब हम इसके साथ कंटिन्यू करें कि ना करें। और अगर बॉदर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या हमें कुछ समझना चाहिए इसमें से, या ये मेरी प्रॉब्लम है या ये प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है। मेरे समझने में प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट के अंदर ही कुछ इशू आ गए। तो सो दैट नीड्स टू बी डिस्कस। तो काउंसलिंग इस लेवल पे चाहिए। तो हम जब प्लानिंग की या क्लाइंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात कर चुके हैं। वो जैसे मैंने बोला, रिव्यू पे हो जाती है, बार बार वो बातें नहीं होती हैं। अब जो बात होनी है वो काउंसलिंग पार्ट से होनी है। उनको क्या लगा था, क्यों इशू लग रहा है, ऐसा क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं वो लाइफ में। जैसे आपने कोरोना के रिव्यू की बात की, तो इस टाइम पे रिव्यू इन्वेस्टमेंट्स को लेके नहीं हुआ, रिव्यू हुआ कि उनकी लाइफ को लेके, कि अब उनके लाइफ में वो क्या चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चेंज वो फेस कर रहे हैं, क्या वो हेल्थ वाइज कुछ वल्नरेबल हैं, क्या वो जॉब वाइज कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो वहां पे इमरजेंसी फंड बढ़ा सकते हैं क्या, हम हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ा सकते हैं क्या, हम एसेट एलोकेशन के अंदर डेट को थोड़ा सा ट्वीक करना चाहिए, लिक्विडिटी बनानी चाहिए। तो चीजें तो देर सवेर हैं, चीजें ठीक हो जाएंगी। बट अगेन, पीस ऑफ माइंड लूज करना मीन्स आप धीरे धीरे स्ट्रेस में आते हो, जो आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करता है। हेल्थ के बिना वेल्थ क्या करेंगे हम। तो सो दैट वे, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग ने आपको फाइनेंशियल वेलनेस ने नहीं दी, तो ये किसी काम की नहीं। बिल्कुल ठीक है, नहीं बहुत बढ़िया, ये चीज मेरे को अच्छी लगी। यहीं पे ना एक जस्ट एक मेरे माइंड में थॉट आई कि जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस में किन्हीं से बात करते हैं, है ना, तो कई लोग ना मेरे से बात करते हैं कि जैसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी है। तो मैं बोलता हूँ जो सबसे अच्छी प्लानिंग की है वो तो आईआईडी करके एक बॉडी है, रेगुलेटर है। उसने मतलब भारत सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हित के लिए एक बॉडी बनाई है कि रेगुलेटर है, कि कोई भी प्रोडक्ट आएगा उनके थ्रू अप्रूव होके आएगा। आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई बैनर है, आप एक पोस्टर भी लगा रहे हैं, आपने एक ब्रोशर बनाया, अपने पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई भी एक एक डॉक्यूमेंट जो कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ लिंक है, वो आईआईडी से अप्रूव होना चाहिए। तो कई बार मैं वीडियोस में बोलता हूँ, तो काफी लोग मेरी बात को कई बार ये बोल देते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि प्रैक्टिकली सारी इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट 99.9% सेम ही होते हैं, क्योंकि वो एक रेगुलेटर ने पास करके दिया हुआ है। हाँ, जैसे कुछ कंपनीज ऐसे बोलती हैं कि जी हमारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो कुछ लोग पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट है, क्या ये लाइफ इंश्योरेंस मतलब लाइफ लॉन्ग चलेगा। मैं कहती ये लॉ बन चुका है, आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। इसके वजह भारत सरकार ने एक दिया हुआ है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ एक लॉन्ग टर्म के ऊपर है। तो ऐसे ही मैं वही जहाँ से हमने ये बात स्टार्ट की थी फाइनेंशियल प्लानिंग की, कि वो जो भाई साहब लोगों को ऐसे एडवाइस कर रहे थे कि ठीक है जी आप ये पेज ले लीजिए। तो मैं वही पूछता हूँ कि जी आज से 25 साल बाद जब वो उनको रूबरू होंगे, तो वो उस पन्ने के बेसिस के ऊपर क्या रिव्यू होगा, और सेकेंडली उस जो वो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है उनका ये छोटा सा, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी। तो भारत सरकार ने भी इस जो फाइनेंशियल प्लानिंग है या जो फाइनेंशियल प्लानर है उसके लिए भी, ताकि ये आने वाले टाइम में किसी तरीके से लोगों को, यानी जैसे हम पॉलिसी होल्डर के हित के लिए आईआईडी बॉडी बनी है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या इसको कुछ लीगलाइज करने के लिए या इसके लिए कोई सिस्टम बना हुआ है, भारत सरकार ने ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया हुआ है, आप गाइड करेंगे थोड़ा सा। सी, लीगलाइज वर्ड तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ रेगुलेटेड जरूर है। ये 2008 में जब सब प्राइम फियास्को हुआ था, तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग उस टाइम पे पॉपुलर होनी शुरू हुई थी। उस टाइम पे कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ये फॉलो नहीं करता था, और हैपेजेडली इन्वेस्टमेंट्स होती थी बिना किसी स्ट्रक्चर के। तो 2008 में फिर मेरे जैसे, मैंने भी 2008 में ही 2009 में अपनी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स कंप्लीट किया था। तो उस टाइम पे देखना शुरू किया कि कोई तो सही तरीका होगा, कोई तो तरीका ऐसा है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ढंग से की जा सके। वरना इवेंट्स तो
कभी भी आ सकते हैं, कुछ भी आ कभी सकते भी हैं। आप लोगों की फाइनेंशियल लाइफ, तो लोगों को पैसों की जरूरत है और पैसे को ग्रो भी करना है, देखो। पैसे को ढंग से मैनेज करना है, तो कोई तो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो तब हमने फिर ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कोर्स किया था और इसका समझा। तो 2009 के बाद 2013 में सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स करके प्लान शुरू किया, जहाँ ओके। पे वो नॉन कमीशन प्रोडक्ट्स थे, जहाँ पे एक्सपेंसेस कम आया कि और कमीशन नहीं जाएगी। जस्ट टू जी। डिमार्केट कि ये कमीशन, ये विद फी प्रोडक्ट है, ये विदाउट फी प्रोडक्ट है। और ओके। 2014 में सेबी हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे आईआरडीए है जी। इंश्योरेंस के लिए, वैसे फाइनेंशियल मार्केट के लिए सेबी है। तो सेबी जी। ने ये देखा कि मार्केट में फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम पे काफी मिस सेलिंग हो रही है। लोग प्लानिंग के नाम पे एसआईपी बेच रहे हैं, प्लानिंग के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहे हैं, प्लानिंग के नाम पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। तो सेबी ने डिसाइड किया कि जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जी। उनको सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रूल्स के अंडर आना पड़ेगा, खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वहां से एक नया प्रोफेशन निकल के आया, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जहां पे जो लोग इन्वेस्टर्स को एडवाइस दे रहे हैं ऑन द जी। बेसिस ऑफ फीस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोफाइल, उनको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जी। तो सेबी ने कुछ कंप्लायंस के रूल्स बताए हमें, अपने आप को कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी एडवाइस को ऑडिट करेगा, क्या प्रोसेस है हमारी एडवाइस का, हम रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे फॉलो कर रहे हैं, रिव्यू कैसे करते हैं। तो सारी चीजें डॉक्यूमेंट होती हैं और क्लाइंट के पास जाती हैं। तो इन्वेस्टर राइट। उसको उसको उस ढंग से फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक प्रोडक्ट बता दिया, आप इन्वेस्ट कर दो और 25 साल के बाद आपको वो चीज मिलेगी, बट नहीं, देयर इज ए प्रोसेस, देयर इज सिस्टम, देयर इज ए रेगुलेशन। दैट इज वेरी गुड। यानी कई लोग कई बार बोल देते हैं कि सरकारी सिस्टम ऐसे ऐसे, बट यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम ऑलरेडी एक क्रिएट हुआ हुआ है। तो आइडियली जैसे कई बार क्या होते हैं कि कुछ लोग हमें कॉल कर लेते हैं कि जी सर हमने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करनी है, कोई चाइल्ड प्लान बता दीजिए। मैं कही सर हमारे डोमेन नहीं है, हमें नहीं मालूम, इस चीज़ की समझ नहीं है। कोई प्रोडक्ट आपको पूछना है तो उस कंपनी के पर्सन से बात कर लीजिए। हाँ, किस चीज़ के लेनी है, देन यू हायर अ पर्सन जो उस चीज़ को आपको बता भी पाए कि आपकी जरूरत क्या है और किस हिसाब से आपको कौन सा कोई और प्रोडक्ट या आपकी प्रोफाइल के हिसाब से क्या चीज। यानी एक जो काम है वो एक स्पेशलिस्ट का काम है जिसका काम उसी को साझे। राइट। तो इट इज अ वंडरफुल थिंग कि सरकार ने ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो आज सर बड़ा अच्छा लगा कि हमने एक फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट को लिया और लॉन्ग टर्म, वाकई लॉन्ग टर्म क्या होता है, रिव्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, परिवार के अंदर बैठ के किस तरीके की प्लानिंग को जो ऑलरेडी इसको मैनेज कैसे करना है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर इतना उनका नाम है कि आप ऑलरेडी सरकार के बनाए हुए एक सिस्टम को फॉलो करें, दैट इज द बेस्ट पार्ट जो मेरे को अच्छा लगा। और आपके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबादी और भारत सरकार को भी मुबारकबाद कि इतना अच्छा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। चलिए सर, टाइम निकालने के बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके।